तो बातें मत करो बेटा। एसिडिक करेक्टर हमें डिस्कस करना है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। उसमें दो कंपाउंड है, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। तो लिखें एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनॉल। पहले बेंजोइक एसिड लिख लो, एसिडिक करेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। C6H5 की जगह आप पीएच ग्रुप लिख सकते हैं। पीएच का मतलब है फिनाइल। पीएच की जगह AR भी लिखा होता है बुक्स में। AR का मतलब है एराइल। एराइल और फिनाइल एक ही बात है, मतलब C6H5। या फिर इसकी जगह आप बेंजीन रिंग बना के और COOH ग्रुप दिखा सकते हैं। इतने तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। इन सब का मतलब C6H5 ही है, चाहे पीएच लिखा हो, चाहे AR लिखा हो, और चाहे ये रिंग बनी हो, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है। पहले तो बेंजोइक एसिड के बारे में समझ लें बेसिक बात। बेंजोइक एसिड में सारे एटम्स, ऑल एटम्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब पूरी बेंजीन रिंग, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑल आर इन वन प्लेन। ये सब एक ही प्लेन में होते हैं। रीजन ये है कि ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे कार्बन हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अबाउट अरेंजमेंट कैसी होती है? प्लेनर। ठीक है। आप देख लें कि इसका हमें यूज करना है अभी आगे। ये बेंजीन रिंग है। आप देखें सारे कार्बन एक प्लेन में होंगे, सारे हाइड्रोजन सारे कार्बन एक प्लेन में। अब इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आए। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले आए तो ये बन बन गया बेंजोइक एसिड। ये बेंजोइक एसिड बन गया। ध्यान से देखें, ये 6 कार्बन, ये C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज बेंजोइक एसिड। ठीक है। ये बेंजोइक एसिड है। ये डबल बॉन्ड O इसमें दिखता नहीं है, बट आपको जो मुझे दिखाना है वो ये पॉइंट है कि देखें आप सारे एटम्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अगर कोई पूछे कि बेंजोइक एसिड में नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स बताओ, तो सारे ही हैं, गिन लो। टोटल कार्बन 7 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, और 2 ऑक्सीजन। ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन। क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि कोप्लेनर एटम्स बताओ, तो आप ऑल एटम्स काउंट कर लो। तो ये हो गए 7 + 6 + 2, कितने हो गए? 15। तो बेंजोइक एसिड में नंबर ऑफ कोप्लेनर एटम्स हैं 15। ठीक है। एसिड स्ट्रेंथ कंपैरिजन में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी ध्यान देना है आपको, वो ये कि जो रेजोनेंस होता है
रेजोनेंस में ये ये सी डबल बॉन्ड सी और ये सी डबल बॉन्ड ओ सेम प्लेन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सेम प्लेन में, तभी रेजोनेंस होता है, अदरवाइज डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। इस पॉइंट का यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव यूज हम करने वाले हैं। मैं बता दूं आपको क्या मैं कह रहा हूं, इसको लिख के दिखा दूं। ये बात हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि बेंजीन रिंग का सी डबल बॉन्ड सी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सी डबल बॉन्ड ओ सेम प्लेन में होगा, तभी क्या होगा? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन ओ पे ट्रांसफर होंगे और ये रिंग का पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा इसके साथ। ये डीलोकलाइजेशन आपको मिलेगा बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी आर इन सेम प्लेन। ध्यान देना बेटा, ये एसएसएन रीजन टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं, उसमें मेडिकल में सीधे सीधे आते हैं, ध्यान देना। ये डीलोकलाइजेशन क्यों हो रहा है, क्यों इफेक्टिव है? रीजन, द सी डबल बॉन्ड सी ऑफ द रिंग एंड सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर इन सेम प्लेन। ठीक, इसलिए हो रहा है ये। लेकिन अगर अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लेके आओ, कोई भी ग्रुप, तो क्या होता है? ये सी डबल बॉन्ड हो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। रीजन ये है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और मिथाइल ग्रुप आपस में भिड़ जाते हैं। इस इंटरेक्शन को, इस मुकालात को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। दो ग्रुप आपस में भिड़ जाएं तो नाम देते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेरिक स्ट्रेन। तो अब ये स्टेबल कैसे होगा फिर? ये तो दो ग्रुप भिड़ गए। तो स्टेबल होने के लिए ये सी सी बॉन्ड के अबाउट ग्रुप घूम जाता है पूरा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप घूमता है और रिंग के परपेंडिकुलर हो जाता है ये। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ये सब किसकी वजह से हो रहा है बताओ? मान लीजिए आपका कैरियर बन गया आपके दोस्त की वजह से, तो आप कहोगे दोस्त इफेक्ट। आपका कैरियर बर्बाद हो गया दोस्त की वजह से, तो आप क्या कहोगे? दोस्त इफेक्ट। कुछ भी दूसरे की वजह से हो उसका इफेक्ट। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन की वजह से, इस मिथाइल की वजह से COOH रिंग के परपेंडिकुलर हो रहा है, तो नाम क्या पड़ गया? ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आ गया पॉइंट आप सबको? तो रिंग का ये जो सी डबल बॉन्ड सी है ये सेम प्लेन में नहीं रहता, ये कहाँ जाता है? परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे आ जाता है। रिंग का प्लेन और सी डबल बॉन्ड सी का प्लेन कैसा हो जाता है? परपेंडिकुलर। रिंग का प्लेन अलग है, सी डबल बॉन्ड ओ का प्लेन अलग है। तो ऐसे केस में क्या नुकसान होता है? नुकसान ये है कि ये
ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड सी के प्लेन में नहीं है, तो अब डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। ऐसा तब होता है जब ऑर्थो पोजीशन पे क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन की जगह कोई ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्लेन में रहता है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ गया सभी को? तो COOH परपेंडिकुलर हो जाता है, और सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ फिर रेजोनेंस नहीं करते, आपस में डीलोकलाइजेशन नहीं करते। ठीक, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। तो ध्यान दें फिर से, व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट, क्या लिखोगे? दो लाइन। व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? तो सी डबल बॉन्ड सी ऑफ द रिंग एंड सी डबल बॉन्ड ओ ऑफ द ग्रुप COOH become perpendicular if ortho position of the ring is occupied by a group, occupied by a group। ठीक है, इससे हुआ क्या, नुकसान क्या हुआ परपेंडिकुलर हो जाने से? देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ विद सी डबल बॉन्ड सी। डीलोकलाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, इसके कंसीक्वेंस क्या हैं, ये अभी आपको बताएंगे। अब मैं एक एक करके इसके एसिड स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस ले रहा हूं, ध्यान देना। बेंजोइक एसिड की बात चल रही है। बेंजोइक एसिड एसिड क्यों है, ये आपको सिंपल पॉइंट से समझ में आ जाएगा। अगर इसका आयनाइजेशन लिखें तो क्या बनता है? COO- एंड H+, इसलिए एसिड है। अब अगर इस रिंग पे कोई ग्रुप आ जाए तो वो एसिड स्ट्रेंथ को चेंज कर देगा। और वो ग्रुप कहाँ पे आ रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, या मेटा पे आ रहा है, या फिर पैरा पे? कहाँ पे आ रहा है, इससे फर्क पड़ेगा कि क्या चेंज आएगा और कितना आएगा। तो तीन पोजीशन है ग्रुप के लिए, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये भी ऑर्थो, ये मेटा एंड पैरा। ठीक है, बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप आएगा तो वो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकता है और एसिड स्ट्रेंथ कम भी कर सकता है। अगर कोई ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आता है तो आप +M, -M, +I, -I सब कुछ सोचेंगे। अगर कोई पैरा पे आता है तो भी सेम, +M, -M,
प्लस आई, माइनस आई, सारे इफेक्ट सोचेंगे। पहले किसको सोचना है? प्लस एम माइनस एम। अगर उससे डिसाइड नहीं हो पाया तो आई के बारे में सोचते हैं। ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग कौन है? प्लस एम एंड माइनस एम। लेकिन अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे आता है तो उसका केवल प्लस आई या माइनस आई ही हम सोचेंगे। प्लस एम माइनस एम वर्किंग नहीं होते, इन्फ्लुएंसिंग नहीं होते इफ ग्रुप इज प्रेजेंट एट मेटा। इसका रीजन आप ऑलरेडी कई कई बार लिख चुके हैं। रेजोनेंस जब हम लिखते हैं तो बेंजी रिंग की कौन सी पोजीशन पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आते हैं? ऑर्थो पैरा पे। मेटा पे ना तो कभी निगेटिव चार्ज आता है ना ही कभी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि प्लस एम और माइनस एम मेटा पोजीशन पे इन्फ्लुएंसिंग नहीं होते। ना तो एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे ना कम करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस एम और माइनस एम कब सोचना है? अब कौन सा ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और कौन सा ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करेगा? तो पिछली क्लास में चले जाओ। आपको ये मैंने बताया है कि अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या किसी भी एसिडिक साइट से ऐसे ग्रुप कनेक्ट कर दो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो क्या करते हैं? एसिड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? कम करते हैं। पिछली क्लास का पढ़ के आए हो, पिछली दो तीन क्लास का, तो आप बिल्कुल इजी फील करोगे। कुछ करके नहीं आए तो भगवान मालिक आपका। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करते हैं। ठीक है, यहां बेंजीन रिंग में हम कहेंगे कि एक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बेंजीन रिंग में हमने ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से? एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो देयर विल बी डिक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या कहेंगे? इंक्रीज इन एसिड स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? तो अगर इसमें अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो दो तरह के बनते हैं। या तो ग्रुप सेम रखें और पोजीशन बदल दें, या फिर पोजीशन सेम रखें और ग्रुप बदल दें। दो तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। पहला टाइप मैं ले रहा हूं बिल्कुल आसान सा, पोजीशन वही रखते हैं, केवल मैं ग्रुप बदल रहा हूं। ये आपको चार एसिड मैंने दिए, आप मुझे बताएं कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, वीकेस्ट कौन, एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप बताएंगे। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप मुझे बताएंगे। तो अगर आपने इससे पहले जो इवन एनसीईआरटी के लिए पढ़ा वो भी जानते हो तो भी हो जाएगा ये। क्योंकि केवल एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग डिसाइड करना है।
तो सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग या डीएक्टिवेटिंग कौन है? NO2 ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर दूसरे नंबर पे CN, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। और हैलोजन्स भी वीकली डीएक्टिवेटिंग का काम करते हैं, ये तो आपने अभी याद किया हो। ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर मोर एसिडिक देन फर्स्ट। फर्स्ट पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ठीक। नाउ NO2 सबसे ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। इसके बाद साइनो ग्रुप, इसके बाद फ्लोरो। तो जो अभी मैंने आपको कहा था बेटा ऑर्डर याद करने के लिए कि सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन, वो असाइनमेंट दिखाओ मुझे। आप सबको एक ये असाइनमेंट मिल गया होगा, नहीं मिला तो ले लेना। वैसे तो सबको बहुत पहले दे दिया मैंने। ये है वर्कशीट एल्कीन की, एल्काइंस की, बेंजीन की। अगला टेस्ट इसी पे ही है। ठीक है, यही सिलेबस है, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, टोलुइन। इसके लास्ट में एक ऑर्डर मैंने लिखा है, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। आगे मैं अभी आधा घंटे 1 घंटे में जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो यही है। मैं रिपीट कर दूं, एक्टिवेटिंग ऑर्डर आपके पास असाइनमेंट है, आप देख लेना घर जाके। नहीं है तो इसको याद करना पड़ेगा। इसको याद करोगे तभी कोई बात बनेगी। ये ऑर्डर आपको याद करना है लिख लिख के। एक दिन में तो याद होता नहीं है। 3 4 बार आप लिखेंगे लगातार, याद हो जाएगा। कितना टाइम लगता है? उतना ही जितना आप दोस्त के हालचाल पूछने में लगाते हो, उतनी देर में याद हो जाता है, रिवाइज हो जाएगा। याद हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। और याद रहता है अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड फेज में रहो तो। जितना आप सराउंडिंग से इंटरेक्शन करोगे, मेमोरी लॉस होता जाएगा। ये तो सारे ग्रुप हैं एक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। हेलोजन में सबसे कम डीएक्टिवेटिंग फ्लोरीन, और सबसे ज्यादा आई। इसके बाद CHO, COR, COOR, एस्टर, कार्बोक्सिलिक, COCl, साइनो ग्रुप, सल्फोनिक, NH3+, एक एक H कम करते जाओ, NH2R+, NHR2+, सॉरी इंक्रीज हो रही है। और सब आखिरी में है NO2। मतलब ये कि NO2 की डीएक्टिवेटिंग पावर सबसे ज्यादा। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसमें एक तो NO2 ग्रुप दिया,
एक दिया था साइनो और एक दिया आपको हेलो। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाता है। आप देखें यहाँ पे डीएक्टिवेटिंग में नाइट्रोजन के ग्रुप सबसे आगे हैं, फिर कार्बन के ग्रुप आ गए, और सबसे आखिरी में कौन आया इधर, हेलोजन, डीएक्टिवेटिंग में। तो अगर आप मोटा मोटा भी सोचते ना, कुछ भी याद ना हो, तो आप कहोगे NO2 ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, फिर CN क्योंकि कार्बन है, और ये हेलोजन सबसे कम। समझ में आ गया? तो ये सारे ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। क्लियर है? और ये सारे ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को कम करेंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करते हैं। जितना बड़ा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उतनी ही ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हैं, आप इसी साल के पेपर को देखें, आपको गारंटीड किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा, बताओ इनमें से ये अगर मुझे मोस्ट एसिडिक चाहिए, इफ एक्स इज ऑप्शंस FCl Br I, मोस्ट एसिडिक कब होगा? तो आपको देखना होगा कि इन चारों में सबसे ज्यादा डीएक्टिवेट कौन कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है। तो आंसर है आई। बस हो गया। इतने ही आसान होते हैं, बस आपको लगातार प्रैक्टिस से वो सीरीज याद करनी है, बस ये है प्रॉब्लम, बाकी तो कुछ है नहीं। सिमिलर प्रॉब्लम दे दें आपको, बताओ। एक्स आ गया, बताओ लीस्ट एसिडिक कब होगा ये, लीस्ट एसिडिक इफ एक्स इज ऑप्शंस CH3, OCH3, NHCH3, C2H5। लीस्ट एसिडिक कब होगा? तो आपको देखना है कि इन चारों में सबसे ज्यादा डोनेटिंग कौन है। जो सबसे ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा वो एसिड स्ट्रेंथ को मिनिमम कर देगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोनेटिंग है NHCH3। यहां बैक में जाएं, देखें आप, NH2, NHR, NR2, ये ज्यादा डोनेटिंग है एज कंपेयर टू OR। आर मतलब मिथाइल इथाइल कोई भी। और ये आर अकेला कहें तो ये तो बहुत पीछे है। समझ में आए कि नहीं? तो आर होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप, एल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग होता है, बट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से वीकर। नाइट्रोजन मतलब एमीन्स, OR मतलब ईथर। तो एमीन डोनेटिंग ग्रुप है ये सब, ईथर भी डोनेटिंग ग्रुप है, आर ग्रुप उनसे वीकर होता है। अब अगर एमंग आर कंपेयर करना हो तो ये तो मैंने आपको NCERT पढ़ाते वक्त भी, क्वेश्चंस बताते वक्त भी आपको बताया था कि मान लो यहाँ केवल आर ही आर है, ये मिथाइल भी है इथाइल भी है। अगर इन चारों को अरेंज करना हो तो ठीक है, सबसे कम तो C हो गया, दूसरे नंबर पे B आ गया,
ए और बी में कैसे कंपेयर करेंगे बताओ, कौन ज्यादा डोनेटिंग होता है? किसी को भी याद हो? मिथाइल और इथाइल में मोर डोनेटिंग ग्रुप कौन, आर्यन बोलो। मंथन। इथाइल। और कोई? परीक्षा। तो आंसर है मिथाइल ज्यादा डोनेटिंग होता है। मिथाइल ज्यादा डोनेटिंग होता है, नहीं ऑर्डर गलत लिख दिया। मिथाइल ज्यादा डोनेटिंग है, इसका क्या मतलब है? ये लेस एसिडिक होगा। ध्यान रखना है कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल में एक्टिवेटिंग पावर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड होती है। किससे डिसाइड होती है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3। इथाइल में अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? केवल 2। ठीक है, एक दो बार घर पे बैठ के लिखेंगे ना तो ये परमानेंटली याद हो जाएगा। अभी अभी बच्चे पेपर दे के आए हैं, पूछ लेना उनसे कि कहाँ ज्यादा स्कोर हुआ। कम टाइम देने के बाद भी, केमिस्ट्री को बच्चे कम टाइम देते हैं फिर भी ज्यादा स्कोर केमिस्ट्री में ही हुआ। अगर बराबर टाइम देंगे तो सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। जो रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है उसका नाम क्या है? एल्फा कार्बन। रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन को एल्फा कार्बन कहते हैं। तो हमें हाइड्रोजन एल्फा कार्बन की गिननी है, बीटा कार्बन की नहीं गिननी। तो इथाइल ग्रुप में एल्फा हाइड्रोजन्स कितनी? इथाइल ग्रुप में एल्फा हाइड्रोजन केवल 2। मिथाइल में अल्फा हाइड्रोजन कितनी? 3। तो अगर आपसे कहें कि आपके पास ये 3 सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, अरेंज करो इनको। मोस्ट एसिडिक कौन? तो आपको ये सोचना है कि मिथाइल इथाइल एंड प्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, कौन ज्यादा डोनेटिंग है? आंसर है मिथाइल, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? 3। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 2। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 1। जो सबसे ज्यादा डोनेटिंग है वो लीस्ट एसिडिक, और जो सबसे कम डोनेटिंग है वो मोस्ट एसिडिक। तो रीजन इसका है ये एक्टिवेटिंग पावर, सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग है ग्रुप CH3, उससे कम एक्टिवेटिंग है C2H5 ग्रुप CH2CH3, और उससे कम एक्टिवेटिंग है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसमें अल्फा एच है 3, इसमें अल्फा एच है 2, इसमें अल्फा एच केवल एक ही है, ये अल्फा कार्बन है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मतलब ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर, और एक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ
कम करते हैं। आ गया सभी को समझ में? एक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करते हैं। नेक्स्ट लिखो। अब इसमें यही क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ नहीं बनते। आप बस ग्रुप बदलते रहो। अगर आपसे कहें कि ग्रुप एक्स क्या होगा, मोस्ट एसिडिक इफ एक्स इज, ऑप्शंस, एक्स इज ओ एच, ओ सी एच थ्री, एन एच टू, एन एच सी ओ सी एच थ्री। तो पहली बात तो ये है कि ये सारे डोनेटिंग ग्रुप हैं। कैसे ग्रुप हैं ये सभी? डोनेटिंग। आप बताएं, सबसे कम डोनेटिंग कौन? सबसे कम डोनेटिंग, ये लिखा ऑर्डर। सबसे कम डोनेटिंग है एन एच सी ओ सी एस थ्री। आर की जगह सी एच थ्री सोच लो। समझ में आ गया सभी को? तो सबसे कम डोनेटिंग है एन एच सी ओ सी एस थ्री, इसलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? तो आप क्या करोगे, ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जब कनेक्ट करते हो तो कौन से इफेक्ट देखने हैं आपको? प्लस एम माइनस एम से सब कुछ डिसाइड होगा, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग से। लेकिन अगर मेटा पे ग्रुप प्रेजेंट हो तो कौन सा इफेक्ट देखना? तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन तीनों ग्रुप की एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, इन तीनों की, कंपेयर करो एसिड स्ट्रेंथ। तो अब आंसर है, सबसे ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। रीजन ये है, प्लस आई इफेक्ट देखना है। अब एल्फा हाइड्रोजन नहीं गिननी। अब डोनेटिंग फिनोमिना कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होता है सी एच थ्री का, उससे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका? सी एच थ्री सी एच टू का, उससे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप का। प्लस आई इफेक्ट जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा डोनेटिंग, और डोनेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ को कम करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कब काउंट करना है? जब सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप कौन सी पोजीशंस पे हो? ऑर्थो एंड पैरा। रिमेंबर, मेटा पोजीशन पे केवल आपको प्लस आर और माइनस आर देखना है।
ठीक है, या प्लस एम और माइनस एम देखना है। देखो अगले एग्जाम्पल को देखें, इससे आपको और बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए अगर मैंने आपको ये दिया बेंजोइक एसिड, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया OCH3, और पैरा पोजीशन पे ही कनेक्ट कर दिया NHCH3। इनका ऑर्डर क्या होगा एसिड स्ट्रेंथ का? तो एसिड स्ट्रेंथ बताना बहुत ही आसान है। फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, पहली बात, क्योंकि OCH3 एंड NHCH3 दोनों प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। पैरा पोजीशन पे तो प्लस एम और माइनस एम देखना है, ऑर्थो पे भी देखना है, दोनों एक्टिवेटिंग है। कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है बताओ, OCH3 या NHCH3? NHCH3 ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्टिवेटिंग ग्रुप एसिड स्ट्रेंथ कम करते हैं। बिल्कुल इजी है। लेकिन अगर यही बात आपसे पूछी जाए इनको मेटा पोजीशन पे कनेक्ट करके, सेम प्रॉब्लम अगर पूछें आपसे, बट लोकेशन हो मेटा पोजीशन, अब इनके एसिड स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। तो एसिड स्ट्रेंथ में जो पहला पॉइंट होगा वो ठीक उल्टा होगा। सेकंड और थर्ड ज्यादा एसिडिक होंगे फर्स्ट से, पहला पॉइंट। यहां हमने फर्स्ट को लीस्ट एसिडिक मोस्ट लिखा, यहां लीस्ट लिखना पड़ा। रीजन OCH3 का माइनस आई इफेक्ट, NHCH3 का भी माइनस आई। मेटा पोजीशन पे प्लस एम इफेक्ट नहीं देखना। क्लियर है सभी को? नाउ फर्दर देखें। आप बताओ मुझे, O और N में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? O। तो माइनस आई किसका ज्यादा होगा? OCH3 का। माइनस आई और प्लस आई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड हो जाते हैं। तो OCH3 का माइनस आई ज्यादा। इसका क्या मतलब है बोलो? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सेकंड। फिर थर्ड। सबसे कम कौन? फर्स्ट। इसका रीजन क्या है? माइनस आई। किसका ज्यादा है? OCH3 का। किससे? NHCH3 से। डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को? तो मेटा पोजीशन पे आप क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? माइनस आई एंड प्लस आई। ऑर्थो और पैरा पे क्या कंसीडर करोगे?
पहले प्लस एम ही देखना है, प्लस एम से ही डिसाइड हो जाता है। ऑर्थो और पैरा पे अगर एल्काइल ग्रुप है तो क्या चीज देखोगे? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन्स। बेसिक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट टाइप में ले रहा हूं जिसमें ग्रुप वही रहेगा लेकिन पोजीशंस बदलेंगे। लिखो प्रॉब्लम। जैसे आपसे कहें कि इन चारों को अरेंज करो। मैंने मिथाइल ग्रुप ले लिया और उसको ऑर्थो मेटा पैरा पे अरेंज कर दिया। अब ग्रुप तो वही है, ग्रुप तो वही है, सेम ग्रुप है। ठीक है। बेंजोइक एसिड में सबसे पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, चाहे ग्रुप, चाहे ग्रुप कोई भी हो, डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग, फर्क नहीं पड़ता। फिनोमिना का नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर होता है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं इसको। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब आपको मैंने बता दिया था कि बेंजीन रिंग का सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ के प्लेन में नहीं होता, इसलिए रेजोनेंस काम नहीं करता। रेजोनेंस काम नहीं करेगा तो ये जो इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी है ना वो खत्म हो गई। ठीक है। रिंग का जो पाई बॉन्ड है ना, जो रिंग की बाहर की ओर मूव कर रहा था, ये नहीं होगा। तो जो रिंग की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है वही खत्म हो गई। बाकी सब में इलेक्ट्रॉन देगा रिंग, रेजोनेंस होंगे बाहर की ओर, इसमें नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि रिंग का सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ आउट ऑफ प्लेन है। इसी फिनोमिना को क्या नाम दिया? ऑर्थ इफेक्ट। क्लियर है सबको? तो ये तो आपको सीधे कह देना है कि ये ज्यादा एसिडिक है। अब फर्स्ट थर्ड फोर्थ में, फर्स्ट थर्ड फोर्थ में मामला ये है, ये मेटा पोजीशन पे है तो प्लस आई इसका काम करेगा, लेकिन ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है तो एल्फा एच काउंट करना। ठीक। प्लस आई हो तो भी डोनेटिंग, एल्फा हाइड्रोजन हो तो भी डोनेटिंग, दोनों में डोनेटिंग है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ज्यादा एसिडिक होगा किससे? थर्ड और फोर्थ से। क्योंकि जो ग्रुप CH3 है वो क्या है? इज अ डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है हाइपर कंजुगेशन। क्या चीज देख रहे हैं हम यहाँ पे? हाइपर कंजुगेशन और प्लस एच इफेक्ट।
अब आप बताओ इन दोनों में से किसको आपको प्रेफरेंस देनी है, हाइपर कंजुगेशन को या इंडक्टिव को? हाइपर कंजुगेशन को। हाइपर कंजुगेशन मोर डोनेटिंग माना जाता है। तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा बता सकते हो? अगर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोनेटिंग है तो थर्ड उससे ज्यादा एसिडिक हो गया फोर्थ से। रीजन है प्लस एच इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट। आ गया सभी को समझ में? नेक्स्ट लिखो। अब अगर मैं इस पे डोनेटिंग ग्रुप की जगह विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, डोनेटिंग ग्रुप की जगह विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, NO2। ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब आप लॉजिक लगाओ, जल्दी जल्दी करो, इनको आप कंपेयर करो। 2431 एक आंसर ये आया। बाकी ये सभी इससे सहमत हैं या कुछ और बन रहा है? इतने एग्जाम्पल अभी मैंने डील कर लिए, अब तक तो किसी को भी याद हो जाता। बोलो। तो पहला पॉइंट तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मोर एसिडिक होंगे फर्स्ट से। क्यों? बिकॉज NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, चाहे -M हो चाहे -I हो, दोनों ही विड्रॉइंग नेचर है। पहला डिवीजन क्लियर है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ज्यादा एसिडिक कौन? सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकंड सबसे ज्यादा एसिडिक। रीजन क्या है, क्यों? तो ऑर्थो इफेक्ट है, और -I इफेक्ट भी इसमें सपोर्टिंग है, क्योंकि ये COOH के क्लोजेस्ट है। -I आपको पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वीक होता जाता है। तो -I सपोर्टिंग है, डिसाइडिंग तो इसका ऑर्थो इफेक्ट ही है।
सेकंड और थर्ड में कैसे कम, थर्ड और फोर्थ में कैसे कंपेयर करेंगे? थर्ड और फोर्थ में, थर्ड में NO2 का कौन सा इफेक्ट काम करेगा? ओनली माइनस आई। फोर्थ में -M। माइनस आई तो हर जगह ही काम कर सकता है, लेकिन जब -M है तो माइनस आई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो बताओ जरा मुझे, इनमें से कौन ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होता है? -M। तो -M अगर है तो इसके बाद नंबर किसका आएगा? फोर्थ का। फिर थर्ड। और सबसे वीक कौन? फर्स्ट। आ गया समझ में सबको? क्लियर है? अब लिखो प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही आने हैं, ग्रुप बदलते रहो। दो ही नेचर हैं, या तो विड्रॉइंग या फिर डोनेटिंग। दो ही नेचर हैं। जैसे आपसे कहें कि सिलेक्ट मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक स्पीसीज। ऑप्शंस: बेंजोइक एसिड, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, पैरा क्लोरो बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर है बी। बी मोस्ट एसिडिक है। अब इसको करने में ऐसे ही 5 सेकंड लगते हैं। जिनको लॉजिक याद है, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन करो आप, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। पढ़ोगे तुरंत आंसर आता है। बट अगर आपसे पूछते लीस्ट एसिडिक बताओ, मोस्ट की जगह इसमें लीस्ट कर देते तो क्या मामला होता? कितने कह रहे हैं ए, कितने कह रहे हैं सी, डी? तो ए करेक्ट आंसर है। ये लीस्ट एसिडिक है। अभी अभी हमने ऑर्डर भी लिखा था। हेलो ग्रुप एक्टिवेटिंग होते हैं या डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये हो गया कि BCD ज्यादा एसिडिक होंगे किससे? ए से। पहला ही पॉइंट है ये। कौन सा हेलोजन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होता है? आयोडीन। आयोडीन सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग। क्लियर है सभी को? तो जितने चाहे आप क्वेश्चंस बना लें इसमें। आप बिल्कुल ग्रुप बदलते रहो अकेले। ग्रुप की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। तो जैसे हेलोजन ले लिया, NO2 ले लिया, कोई और ग्रुप ले लेते, तरीका वही है। कर लोगे सारे क्वेश्चन सब? अब फिनॉल के बारे में लिखो, बिल्कुल कॉपी करना है, जल्दी हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। सबसे पहले मुझे बताओ, फिनॉल में क्या ऑर्थो इफेक्ट कंसेप्ट आएगा? पहले तो ये डिसाइड करो, क्या फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट के बारे में हमें सोचना होगा? आंसर है नो। नो ऑर्थो इफेक्ट। क्योंकि यहां तो OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है।
बेंजोइक एसिड में प्रॉब्लम थी। बेंजोइक एसिड में क्या मामला था, पहले सी डबल बॉन्ड ओ था, फिर ओ एच था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां हमें ये डीलोकलाइजेशन सोचना था। यहां इनके प्लेन में होने और ना होने से चेंज आएगा, लेकिन यहां तो कोई डबल बॉन्ड सिस्टम है ही नहीं। सो रिमेंबर, देयर इज नो ऑर्थो इफेक्ट कंसेप्ट इन केस ऑफ फिनॉल। नो ऑर्थो इफेक्ट कंसेप्ट इन केस ऑफ फिनॉल। ठीक है। नो ऑर्थो इफेक्ट कंसेप्ट इन केस ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल में ऑर्थो हमेशा ज्यादा एसिडिक होगा ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो कनेक्ट कर दिया, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो कनेक्ट कर दिया, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक? ये प्रॉब्लम मैं बॉन्डिंग चैप्टर में भी करा चुका हूं आपको। कौन ज्यादा एसिडिक? एनसीईआरटी बुक के बॉन्डिंग चैप्टर का, एनसीईआरटी का लास्ट पैराग्राफ में यही क्वेश्चन है। आंसर है सेकंड ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट से। क्यों? अरे माइनस एम इफेक्ट यहाँ है, यहाँ भी है, ऑर्थो पैरा दोनों जगह होता है। NO2 जब ऑर्थो पे है तो माइनस आई ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा, OH के पास है। माइनस आई तो यहाँ भी है पर ये लेस इन्फ्लुएंसिंग होगा। तो अगर माइनस आई के बेसिस पे बात करें तब तो ऑर्थो ज्यादा एसिडिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो लेस एसिडिक है। रीजन, रीजन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में एक स्पेशल बॉन्डिंग होती है जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने जहां हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिखी ना, वहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी होगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बारे में लिखा होगा कि इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इसके चलते ये प्रोटॉन देना नहीं चाहता, ये इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में इसलिए देना नहीं चाहता ये। समझ में आया कि नहीं? तो अगर इसके साथ मेटा वाला भी ले लें, मेटा वाला भी ले लें, ऑर्थो मेटा पैरा, तो क्या ऑर्डर बनेगा? ये थर्ड समझ लो। तो मेटा सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे ना तो कोई प्लस एम काम करता है ना कोई माइनस एम, ना प्लस एम, कोई भी हो। मेटा पे क्या काम करता है? माइनस आई। और अगर मैं फोर्थ भी इंट्रोड्यूस कर दूं फिनॉल, इसको कहाँ रखोगे? कोई ग्रुप ही नहीं है इस पे, इसको कहाँ रखोगे? इन तीनों से आगे या पीछे या बीच में कहीं? आंसर है ये और कम एसिडिक होगा। क्यों कम होगा?
क्योंकि यहाँ तो विड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, कम से कम विड्रॉइंग तो है, मेटा पे हो चाहे माइनस आई हो। ठीक है, ये मैंने NO2 लिया विड्रॉइंग। अब मैं डोनेटिंग ग्रुप ले रहा हूँ एक और, यही दो नेचर होते हैं, एक विड्रॉइंग एक डोनेटिंग। बस अगर आप ये सीख गए तो सारे कर लोगे। मान लो मैंने अब मिथाइल ग्रुप ले लिया। इनकी आप एसिड स्ट्रेंथ कंपेयर करो। ध्यान रखना यहाँ ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। अब फिनोमिना आप जानते हैं कि मिथाइल ग्रुप का प्लस एच भी है, प्लस आई तो है ही, सब जगह होता है वो तो। डिसाइडिंग कौन होता है? प्लस एच। मेटा पोजीशन पे अगर है तो कौन सा इफेक्ट है? केवल प्लस आई। पैरा पे है तो कौन सा होता है? प्लस एच भी और प्लस आई भी। यही है, मतलब डोनेटिंग ही है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये मिल गया कि फिनॉल तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कोई हो पाएगा इन चारों में? फिनॉल तो मोस्ट हो गया। ठीक, पहला डिफरेंस तो ये मिल गया। रीजन क्या लिखोगे? Me इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये रीजन हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि थर्ड ज्यादा एसिडिक होगा सेकंड एंड फोर्थ से। रीजन, प्लस एच इफेक्ट ऑपरेट्स व्हेन मिथाइल इज प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ठीक है, तो प्लस एच इफेक्ट पहले देखना। नाउ अब सेकंड और फोर्थ दोनों में प्लस एच है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन 3 है, ग्रुप तो वही है। तो अब सेकंड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे? बोलो। अब तो इंडक्टिव इफेक्ट ही बचा। इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा? है तो मिथाइल ही दोनों। तो OH के जब क्लोज है मिथाइल तो उसका इंडक्टिव ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा। इसका मतलब हो गया
फोर्थ ज्यादा एसिडिक है किससे? सेकंड से। कोई कंफ्यूजन हो किसी को भी बताओ। आ गया समझ में सबको? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया? अब आपको इस पे बेस स्ट्रेंथ पढ़ाने के बाद फिर एसिड बेस पे असाइनमेंट देंगे, उसको कर लेना। वैसे आपके पास जो बुक है MS1, उसमें एसिड स्ट्रेंथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ढूंढ के करो उनको। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास